नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट की परीक्षा चल रही है। बिहार स्टेट की परीक्षा में जो आर्ट ऑफ टीचिंग एक कॉमन सिलेबस है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर है। सारे टॉपिक्स और सिलेबस एक ही है, सवाल भी लगभग एक ही जैसे आते हैं। अभी जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इससे पहले मैं 10 सेट करा चुका हूँ। 10 सेट में से ही पेपर 1 के जितने भी बच्चे परीक्षा दिए, चूंकि पेपर 1 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब पेपर 2 की बची है जो कि 11 से 20 जून के बीच होने वाली है। तो पेपर 1 की जो परीक्षाएं समाप्त हुई इसमें से हमारे 10 जो सेट थे आर्ट ऑफ टीचिंग के 10 वीडियो सेट, उसी में से सब लगभग सारे सवाल आए। अब 11 से लेकर के 20 सेट तक मैं ये बनाऊंगा जो पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, जो 11 और 12th की एग्जाम 11 तारीख से देंगे, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। सागर में गागर की बात होगी। यह सीरीज यदि आप एक बार देख जाते हैं तो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का जो 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 मैथ और रीजनिंग को छोड़कर 40 सवाल आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप आज देख रहे हैं 11वां सीरीज, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से जरूर जाके पिछला 10 सेट का सीरीज जरूर देखें और उसके बाद 11 से देखें। ये 11 से जो सीरीज चल रही है वो स्पेशली डिजाइन हुए 11 से 12वीं के बच्चों के लिए, लेकिन चूंकि सिलेबस बराबर है तो वो सारी सीरीज सबके लिए फायदेमंद होगा जो भी आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए दे रहे हैं। और चूंकि आर्ट ऑफ टीचिंग कंपलसरी है तो सबको देना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते, अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। देखिए, शिक्षण में जब टीचिंग में स्वतंत्र चर क्या होता है? फ्री, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो टीचिंग में फ्री है, ये आपसे पूछा रहा। शिक्षक फ्री है, शिक्षार्थी फ्री है, सामग्री फ्री है, शिक्षण विधि फ्री है। स्वतंत्र कौन है? फ्रीडम किसके पास? तो भाई यहाँ पे 3 चीज होती है शिक्षण में। एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है टीचिंग मेथड, टीएम। तो मेथड या विधि या सामग्री, तो ये निर्जीव चीजें होती है। सजीव में एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि फ्री कौन है, स्टूडेंट या टीचर? तो पढ़ाई के दरमियान शिक्षण में शिक्षक जो हमारे हैं वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो 3 ही चीजें होती हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा शिक्षण विधि। तो शिक्षार्थी तो हमारा डिपेंड है टीचर पे, और इस दोनों के बीच क्या है? शिक्षण विधि या सामग्री है। तो 3 चर होते हैं, जिसमें से स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर हमारा स्टूडेंट और मध्यस्थ चर हमारी शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री आप कह सकते हैं। यहाँ डिटेल्स भी दिया हुआ है, आपकी इच्छा हो तो यहाँ आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर जरूरी होगी मैं आपको डिटेल्स भी पढ़ के बता दूंगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अन्यथा हम कम समय में ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करते हैं, वीडियो छोटा रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप आसानी से देख पाए। मुझे भी पता है लंबा वीडियो नहीं देखते हैं, बोर होने लगते हैं। दूसरा सवाल है, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? प्रश्न पत्र तैयार करना पहलू है, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, छात्रों का मूल्यांकन, अनुशासन। देखिए, मारपीट दीजिएगा, डांट दीजिएगा तो अनुशासन में कुछ हद तक आ जाएगी, छात्रों का मूल्यांकन से चुनौतीपूर्ण नहीं है। शिक्षण को मनोरंजन बनाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कहिएगा क्यों? क्योंकि जब भी आप क्लास लेते हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर हमारा लेक्चर्स थोड़ा मनोरंजनित नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, तो आप नहीं पढ़ेंगे। कहेंगे तो हटाओ, ये मास्टर पागल है, कुछ हो खाली बके जा रहा है। वहीं जैसे अभी देखेंगे आप खान सर को, बीच बीच में कुछ कुछ बोलते जाते हैं, खूब बच्चा एंजॉय करता है। बोल देते हैं, कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, दूसरी वाली अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, मनोरंजन बातें हैं, जो इंटरटेनमेंट की बातें हैं, वो यदि शिक्षक करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेक्शन शिक्षक के प्रति बना रहता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है। और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ है कि कोई पढ़ाना बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन आप बच्चे को बांध करके अपने कक्षा में रख लें, बांध के मतलब रस्सी से नहीं, मतलब अपनी वाणी से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो कक्षा को रोचक और आनंददायक बनाना ये शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। अगला सवाल, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? यानी हमारा जो शिक्षण है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो इसकी प्रभावशीलता का आकलन हम कैसे करें, किस आधार पर कर सकते हैं? तो हम परिणाम पे कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन ए कह रहा पाठ्यक्रम कवरेज, छात्रों की रुचि, शिक्षण सहायक सामग्री। कुछ हद तक रुचि से पता चलेगा कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन
आकलन कैसे करेंगे? तो सीखने का परिणाम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपने कितना सीखा ये बताएगा कि हमने कितना प्रभावशाली शिक्षण आपको दिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, 4 उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? विषय के विशिष्ट उद्देश्य को जानना, योजना की समय पर क्रियान्वित करना, गतिविधि तय करना, उपयुक्त सभी। तो किसी टीचर के लिए ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है शिक्षक के दृष्टिकोण में उद्देश्य के प्रति। अगला सवाल लेते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से कब प्रकाशित हुई? तो आपको पता है आर्ट ऑफ टीचिंग के कुल 12 सिलेबस का टॉपिक है, जिसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी एक टॉपिक है। तो 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी प्रकाशित हुई। ब्लूम साहब ने सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित एक अपना वर्गीकरण दिया, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा गया। ब्लूम उन्हीं का नाम था। 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 6 बातों पर उन्होंने जोर दिया: ज्ञानात्मक, समझ, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। ये था ब्लूम का वर्गीकरण। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी कब प्रकाशित हुई? 1956 में। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसमें कितने पक्ष पर विभाजित किया? तो 3 पक्ष पर, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और सृजनात्मक पक्ष। ये 3 चीजें पर आधारित था। क्रिया, साइकोमोटर, वही क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष, ये 3 चीजें पर उनको आधारित था और कुल 6 वर्गीकरण उन्होंने किया। अगला सवाल लेते हैं, दिखाओ और बताओ का संबंध क्या है? भाई दिखाना भी है और बताना भी है। तो व्याख्या में ऐसा हो सकता है? आप सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। व्याख्या में तो सिर्फ बताया जाता है। प्रदर्शन, हाँ, प्रदर्शन में दिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है। तो यही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, शिक्षक का निगमनात्मक विधि क्या है? सॉरी, शिक्षण का निगमनात्मक। तो आगमन और निगमन विधि आप अगर बीएड पढ़े होंगे या सीटेट की तैयारी करे होंगे या डीएलएड किए होंगे तो बहुत पढ़े होंगे, आगमन और निगमन। तो यहाँ पर बात कर रहा है निगमन विधि। निगमन विधि वह विधि है जिसमें आप कभी पहले किसी चीज के बारे में डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। यानी पहले रूल्स बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर जाता है तो उसे निगमन विधि कहते हैं। और परंपरागत तरीके से यही से ही पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे परंपरागत दृष्टिकोण विधि कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर आता है, उल्टा हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं, यह देखिए लिखा है, निगमनात्मक शिक्षण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। अगला सवाल लेते हैं, ह्यूरिस्टिक पद्धति डैश की देन है? तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति एक एच.ई. आर्मस्ट्रांग साहब ने दिया था, जो बी पर लिखा हुआ है। आर्मस्ट्रांग साहब ने एक सीखने का एक ऐसा साधन दिया जिसे ह्यूरिस्टिक पद्धति या हैंड्स ऑन सिस्टम कहते हैं, जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है, स्व अध्याय करता है। करके सीखना, स्वयं करके सीखना ह्यूरिस्टिक पद्धति कहलाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक अच्छा पाठ योजना की क्या विशेषता हो सकती है? तो एक अच्छा पाठ योजना के लेसन प्लान की क्या क्या विशेषता होती है? पाठ की लंबाई को देखता है, कक्षा के स्तर को देखता है, लक्ष्य हासिल करना और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होता है। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता ये सब हो सकती है। अगला सवाल, 5E मॉडल में निम्न में कौन सा एक शामिल है? तो 5E मॉडल निम्न में कौन सा एक शामिल है पूछ रहा है। तो 5E मॉडल होता क्या है? तो 5E लर्निंग एक मॉडल है जिसको 5 चरणों पर आधारित करके एक निर्देश देने का एक मॉडल बनाया है, जिसमें संलग्न होना एक है, दूसरा अन्वेषण यानी रिसर्च करना, तीसरा स्पष्टीकरण, चौथा विस्तार और 5वां मूल्यांकन। तो हमने पूछ रहा है निम्न में से कौन शामिल है? तो सहजता, तो देखिए ये 5 में से तो सहजता नहीं है, परीक्षण भी नहीं है, खुदाई भी नहीं है, अन्वेषण है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। माइक्रो टीचिंग का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए सीधी सवाल है कि जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रयोग हम सिर्फ करते हैं टीचर्स को ट्रेन करने में, यानी टीचर्स ट्रेनिंग में इसका यूज होता है, यानी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में इसका यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग का। अपने क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो वहां इसका कोई यूज नहीं करता। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या होता है? क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का जो क्रम होता है, क्या वो मनोवैज्ञानिक होता है, भौतिक होता है, दोनों होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद, बिल्कुल कक्षा शिक्षण यानी जब पूरा पढ़ा लेंगे आप स्कूल में, उसके बाद क्या करेंगे? श्याम पट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवा लीजिएगा,
कुछ हद तक तो बात सही है। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ये बात ज़्यादा सही लग रहा है। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं ये बहुत निगेटिव बात लग रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं ये निगेटिव है पूरा, ये निगेटिव है, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि टीचर्स को साफ करना चाहिए। आप जब बीएड या डीएलएड किए होंगे तो वहाँ टीचिंग में पढ़ाया गया होगा, लर्निंग टीचिंग में, कि जब आप पढ़ाओगे बच्चों को तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो ब्लैक बोर्ड को साफ करना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है, यानी जब कोई बालक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा जाता है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो। बीएड में एक टॉपिक है, इसको आप पढ़े होंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। तो डिसकैलकुलिया कह रहा था या डिसलेक्सिया कहता है कि बालक पढ़ने में असक्षम है, औ को और ठीक से नहीं पढ़ रहा है। डिसकैलकुलिया भी समझ लीजिए, कैलकुलिया देखिए याद, ये भटक जाइएगा, सबका डिस 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 लगा हुआ है। तो डिसलेक्सिया एगो याद रखिए, बाकी डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन याद रखेंगे आप। कैलकुलेशन यानी कि जब बच्चा गणित को नहीं कर पाता है, गणना नहीं कर पाता है, जोड़ घटाव नहीं कर पाता है, ऐसे उसकी अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहते हैं। ओके राइट, यस और नो? यस। उसके बाद डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है? बनाना या लिखना। तो जब बालक लिखने में अक्षमता होता है, यानी लिखने की क्षमता उसकी प्रभावित हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। जब बालक की जोड़ घटाव गणितीय क्षमता प्रभावित होती है, डिसकैलकुलिया। और जब हमारा बालक पढ़ ही नहीं पाता है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। याद हो गया सब ना? यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो शामिल नहीं होता, निगेटिव पूछ रहा है। अपेक्षित सीखने का परिणाम, ये तो शामिल होता है। विद्यार्थी के सीखने का आकलन, ये भी शामिल है। शिक्षक के प्रदर्शन, जी नहीं, शिक्षक के प्रदर्शन का क्या जरूरत है? सारा जरूरत तो बच्चे का है, ये निगेटिव बात है, तो ये तो बात ही निगेटिव है, तो नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? मैनेज करने वाले को मैनेजर कहते हैं, तो लाइब्रेरी में रहने वाले को लाइब्रेरियन कहते हैं। क्लियर है? संगीत को बजाने वाले को संगीतकार, म्यूजिशियन कहते हैं। चलिए, अभिनय करने वाले को अभिनेता कहते हैं, तो यहाँ लाइब्रेरियन कहेंगे पुस्तकालय वाले को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बच्चों को पुस्तक की जरूरत होती है, बिल्कुल। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए बहुत अच्छी बात है, अपने आप को समझने के लिए भी अच्छी बात है। तो बी और सी दोनों, एलगम डी ये गलत है, तो बी और सी दोनों सही आंसर है। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जाता है जब शिक्षक, यानी कि जब आप पढ़ाएंगे तो छात्र को कैसे पढ़ाएंगे कि वो छात्र अपने मूल्य को काफी इफेक्टिव तरीके से विकसित करे, तो ज्यादा से ज्यादा उनको स्वयं अभ्यास करवाइए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। वे शिक्षक छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। कौन शिक्षक? वह शिक्षक छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो जाते हैं जो क्या करते हैं? खूब नंबर देते हैं। बताइए, आप सोच के बताइए। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क कक्षा में लेते हैं, भाई गलत है ये सब। छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, बिल्कुल। जितना आप उसका फ्रेंड बनिएगा, उनकी समस्याओं को हल करेंगे, उतना ही आप उसके बीच पॉपुलर हो जाएंगे। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? काहे देंगे भाई? कठोर दंड देने से आपको पता ही है कि छात्र पढ़ाई छोड़ देता है, स्कूल नहीं आता है। तो छात्र में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित कर, बिल्कुल सही है, यही आंसर सही है। वह शिक्षक से झगड़ा कर सकते हैं, ये देख लेते हैं भाई। ये झगड़ा उगड़ा करता है, लेकिन ये ये बड़ी बात नहीं है। माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि छात्र अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित कर लेगा, इसीलिए दंड की बात नहीं करी गई है। 2009 में जब आया था राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया, उसमें साफ कहा गया कि भाई आप बालक को पीट नहीं सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सीसी का क्या अर्थ है? तो CCE CBSE द्वारा दिया गया एक सतत और व्यापक मूल्यांकन है, जिसको पूरा फुल फॉर्म कहा जाता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। किसने दिया? CBSE ने, ये भी पूछा हुआ CBSE। अगला सवाल, CCE का अर्थ होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्यूशन। एवेल्युएशन माने मूल्यांकन। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, बिल्कुल। निदान का मतलब क्या है? किसी समस्या का जब निदान करना आप चाहेंगे तो सबसे पहले तो आप समस्या को पहचानिए। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। बीएड में भी आपने पढ़ा होगा निदानात्मक। रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग क्या होता है? बच्चों को जो समस्या आ रही है
उस समस्याओं को पहचान करिए और फिर उससे दूर करिए। अगला सवाल, योग्यात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, योग्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है? योग्यता है नहीं कि आप में, जैसे अभी स्टेट की परीक्षा होगी तो आप उस टीचर बनने योग्य हैं या नहीं है, इसकी परीक्षा है वो। योगात्मक मूल्यांकन है ये स्टेट, कि आप में योग्यता यानी दक्षता है या नहीं। तो विद्यार्थी को यानी कि हाँ, आपको जब एग्जाम लेगी बिहार बोर्ड स्टेट की, तो वो ये परखेगी कि आपको अगले चरण में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, आप में वो दक्षता, वो योग्यता है कि नहीं। तो योग्यात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगली कक्षा में प्रोन्नति। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आ रहा है दोस्तों? तो लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित है? दार्शनिक, देखिए पाठ्यचर्या की बात कर रहा है। देखिए एक होता, एक बहुत पागल करेगा आपको दो वर्ड, एक पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, और एक पागल करेगा पाठ्यक्रम। अब इसको थोड़ा सा हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम। देखिए बहुत हिंदी उर्दू में पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा समझिए। अब पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस। देखिए सिलेबस क्या होता है? किसी एग्जाम में कितना पढ़ाई करना है, ये सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन विद्यालय में तो ऐसा नहीं है। विद्यालय में तो सिलेबस तो है ही, एक किताब है। किसी 9th क्लास में जाते हैं तो आपको किताब है, पाठ्यक्रम है, उसमें 10 चैप्टर दिया, वो आपको पढ़ना है। लेकिन विद्यालय में खेल भी होता है, विद्यालय में चुनाव भी होते हैं। तो पाठ्यक्रम यानी पढ़ाई के अलावे जितने काम होते हैं वो सारे, और खुद पढ़ाई भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। यानी पाठ्यचर्या में ये सब बापूत आता है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई की बात करें तो वो पाठ्यक्रम में आता है, सिलेबस में आता है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, कोई भी पढ़ाई के अलावे कोई भी बात करें तो पाठ्यचर्या का हिस्सा है। स्कूल में हर चीज होता है, पीटी है, पाठ्यक्रम में तो नहीं लिखा है कि आप चैप्टर नंबर 1 पीटी, वो पाठ्यचर्या का हिस्सा है। पढ़ाई में तो नहीं लिखा हुआ कि आज प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, बाल संसद का चुनाव होगा। क्या ये किसी किताब में, ये साइंस के, सोशल साइंस के किताब के चैप्टर्स में पहला चैप्टर में दिया गया है? नहीं ना, ये पाठ्यचर्या का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए लिखा है, पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों में मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, मान लीजिए किसी दिन स्कूल में आपको किसी धर्म की शिक्षा दी जाए, सारे धर्मों की शिक्षा दी जाए, वो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उससे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास होते हैं। चलिए अगला सवाल, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक धर्म को नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये बात हम जानते हैं, हमारा संविधान कहता है सभी धर्मों को पढ़ा सकते हैं, सभी धर्मों के बारे में बता सकते हैं। अगला सवाल, इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। तो सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि, यानी सारे अनुभव को शामिल करेंगे तब तो पाठ्यचर्या में करेंगे। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में जिक्र किया, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वो सिर्फ सिलेबस का वो हिस्सा है, वो सिलेबस है, वो हिस्सा है जो सिर्फ बच्चे को पढ़ना है। लेकिन पाठ्यचर्या पूरी स्कूली व्यवस्था में जो काम होता है बालक के लिए, वो सारी व्यवस्था इसमें आती है पाठ्यचर्या। खुद कभी कभी सवाल पूछेगा पाठ्यक्रम किसका हिस्सा है, तो पाठ्यचर्या का। अगला सवाल 26, एक आदर्श विद्यालय डैश में स्थापित किया जाता है। एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाता है तब जब सबके लिए शिक्षा हो। क्लियर है? एक आदर्श विद्यालय का प्राकृतिक क्षेत्र में की जाती है। आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाला शैक्षिक वातावरण शामिल हो। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, ये सवाल है कि शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 में, और लागू हुआ 2010 में, 86वां संविधान संशोधन था। अब सवाल कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार का अर्थ इसे 21 के ए में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, जो ऑप्शन ए टच कर रहा है। बाकी ये तो गलत है, सबके लिए शिक्षा ये अधिकार है, लेकिन शिक्षा का अधिकार है। शिक्षण के अधिकार का अर्थ पूछा जा रहा है, जो कि सबसे सटीक अर्थ ये है अधिकार का, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना होगा। जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र क्या होता है। तो अब देखिए वक्र क्या होता है, ग्राफ की तरह। जैसे आज आप कुछ सीखे, फिर कल कुछ सीखे, तो आपका ग्राफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन अब आप कुछ नहीं सीख रहे तो ग्राफ यहीं जाके रुक जाएगा। लेकिन फिर आपको कोई चीज़ की चर्चा दी जाएगी तो ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वक्र मतलब खिंच, ये जो ग्राफ बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लिंगवा फोन किसका उदाहरण है दोस्तों? और क्वेश्चन है लिंगवा फोन किसका उदाहरण है? तो लिंगवा फोन, तो फोन मतलब फोन, ऑडियो डिवाइस है, एक श्रव्य डिवाइस है, श्रव्य उपकरण। लिंगवा फोन एक श्रव्य डिवाइस, सुनने वाला डिवाइस। करके सीखना, काफी अच्छा सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। लर्निंग बाय डूइंग,
ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि, हैंड्स ऑन विधि, करके सीखिए, प्रायोगिक ज्ञान मिलेगा आपको इसमें। कहेगा वाह अच्छा एक्सपेरिमेंट है, गांव में लेकिन कोई बोलता है अरे तो की करबो हमारा आता है तो कह लो, तो जे कर रहो हम बहुत पहले कहीं, या टीचर क्लास में नहीं कहता है कि बउआ आजकल जो उम्र तो गुजरली ना हम कहिया गुजर गए। यानी कि टीचर को पता है कि 12 से 20 साल का जो एज होता है काफ़ी खतरनाक है, उसमें कैसे लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप कितना भी मना कीजिए वो नहीं रुकेगा, लेकिन एक आध दो बार जब उसका हो जाएगा हिसाब किताब तब कहेगा अरे बाप रे सही कह रहे थे सर आप, ठीक है बोले आप। तो ये जो ज्ञान उसको मिला, करके सीखा, कैसे, तो प्रयोग किया, प्रयोग करना मतलब करना, करिए एक बार प्रयोग करके देख लीजिए। क्लियर? तो करके सीखना इज द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है क्योंकि करते करते आपका समय निकल जाएगा। अगला सवाल, अब 30 सवाल थे आर्ट ऑफ टीचिंग से होते हैं, 10 सवाल जीएस के होते हैं और 10 सवाल में 5 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के होते हैं। तो हम आपको 30 आर्ट ऑफ टीचिंग के और 10 जीएस के यहाँ करा देंगे। मैथ और रीजनिंग बहुत इजी होता है जो आप खुद से कर सकते हैं। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए, बिल्कुल हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? अच्छा नहीं किया था, निगेटिव पूछ रहा हूँ भाई साहब। तो संथाल देख लीजिए आप 1855-56 में हुआ। आइए हमसे पूछ रहा है 1820 का दशक, तो यही नहीं हुआ था, निगेटिव पूछ ही रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अहोम विद्रोह तो हुआ था 1828 में हुआ था, तो ये तो हो गया 20 का दशक। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ तो 1813 में हुआ था, तो ये भी आ जाएगा उसमें। रामौसी 1822 में हुआ था, तो आप देखिए ना 1801 से लेकर 1830 के बीच ये सब हुआ था, और ये तो वही पूछ रहा है 1820 का दशक। तो संथाल बहुत आगे निकल गया, इसलिए आंसर संथाल कर लीजिए। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में सूरज कब उगेगा भाई? तो देखिए इससे सबसे पहले तो आपको थोड़ी ज्योग्राफी का और टाइमिंग जोन का नॉलेज होना चाहिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस टाइम जोन पे आता है, कितने डिग्री उसका अक्षांश और देशांतर है। आपको देखिए सीधा याद रखिए 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर में जब डिफर होता है तो 4 मिनट का टाइम का डिफर हो जाता है। जैसे कोई जगह है जिसको 20 देशांतर पर है और कोई 21 पर है, तो इसमें 4 मिनट का अंतर होगा। तो 1 डिग्री देशांतर जब चीज़ें बढ़ती है तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि तिराप जो अरुणाचल प्रदेश में है वो कितने डिग्री देशांतर पर है दोस्तों, कितने डिग्री देशांतर पर है। तो देखिए तिराप जो है वो 68 पे है और जो गुजरात का कांडला है वो 97 पर है। कुल 20 डिग्री का इसमें फर्क है। तो 1 डिग्री में 4 फर्क होता है, तो 20 में तो 30 है, हो गया ना, गलती हो गया, 6 3 9 30, तो 1 में 4 तो 30 में 30 गुना 4 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ 5 बज रहा है तो वहाँ 7 बज जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे यहाँ डिटेल्स लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे हमने आपको समझा ही दिया। 33 किसी भारतीय कंपनी में एक निर्देशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना हो सकता है? तो कोई भी भारतीय कंपनी में एक विदेशी निर्देशक कब कितना निवेश कर सकता है? मात्र 10%, ताकि फिर से गुलाम ना हो जाए इंडिया, क्योंकि एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सेबी का नियम है जो भारत में इन चीज़ों को देखती है। 10% ही आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं था? ये भाई निगेटिव पूछ रहा है भैया। राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, कृपलानी बाबू थे, जेपी साहब नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य में है? भाई विश्व भारती विद्यालय ही शांति निकेतन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बसाया था, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई साहब सत्य पूछ रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सत्य है? ये वायु का रंग बताता है? फालतू बात है, रंग का है बताएगा जी। ये आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और आम विधि है? तो नदी में फेंकना, ना ना ना, बहुत गंदे हो। समंदर में फेंक दीजिएगा कचरा, ना 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 ना। तो कोई भी ठोस अपशिष्ट को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है लैंडफिल कर दीजिए। कोई ऐसा एरिया हो, खड्डा खुद्दी गढ़ा गुड़ाही क्षेत्र से हट के, आवास एरिया से हट के, वहां सब डंप कर दीजिए। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, निपटा जाएगा। जैसे आप देखबे करते हैं शहर वर में, शहर के बाहर कहीं किसी हाईली गलीज एरिया में, गंदे एरिया में सारे कचरा को लैंडफिल किया जाता है। यानी कि लैंड मतलब भूमि, फिल मतलब भरना, उस सारे को लैंडफिल करके निपटारा किया जाता है। ये बड़ा आम विधि है, बहुत दिनों से इस्तेमाल किया जाता है।
वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? भाई वन काट देंगे तो मिट्टी कटाव, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, भाई वर्षा नहीं होगी, वर्षा, वन की कटाई, यही तो आजकल हीट वेव चल रहा है दोस्त। हमने सब वन काट दिए, बारिश नहीं हो पा रही है, देख रहे हैं क्या स्थिति है। निवर्णीकरण, वन जंगल के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु स्थान जगह प्राप्त करने के लिए पेड़ों को अस्थायी रूप से काटना वनों कटाई कहलाता है। जलवाष्प के उत्पादन के तरीकों को प्रभावित करती है, इससे वर्षा नहीं होती। क्योंकि देखिए जल वाष्प, पौधा का जो पत्ती होता है वो काफी जल वाष्प निकालता है, यानी कि जल को हवा में उड़ाता है जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है अपने रंध्र से। तो इस प्रोसेस में काफी जलवाष्प बाहर जाते हैं तो उससे बारिश होती है। अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो जलवाष्प ही नहीं होगा तो बारिश ही नहीं होगी। UNFCCC से क्या तात्पर्य है भाई? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही है उसका पूरा नाम। देखिए रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सिस्टम बनाया गया, संधि बनाया गया, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करी गई, जिसका पूरा रूप है UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। शीतोष्ण वनस्पति है। तो 40 नंबर सवाल तक पहुंच गए। 41 से लेकर के 50 तक में मैंने आपको पहले ही बताया, 5 मैथ है और 5 रीजनिंग है, जिसको आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। बाकी यदि आप देना चाहते हैं एग्जाम तो पीछे 10 सेट और मैंने कराया है, जो पेपर 1 के लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ, चूंकि सिलेबस एक ही है तो पेपर 1 हो या 2 हो बात बराबर है। कहने की बात है सिर्फ, आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस दोनों के लिए बराबर है। 12 जो टॉपिक है वो दोनों में दिया हुआ है और वही सिलेबस है, सेम क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत इधर उधर करके आते हैं। आप 10 सेट वो देख लीजिए और आज 11वां सेट देख लीजिए, फिर शाम में 12वां 13वां, ऐसे ही कुल 20 सेट होंगे और 20 सेट से बाहर आपका सवाल 40 के 40 नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमें हौसला दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम जॉब न्यूज़ भी देते हैं हर हफ्ते, उसके बाद यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ भी दे देते हैं। और एस्टेट के साथ में पेपर 2 फिजिक्स की भी तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर, और एस्टेट का जो आर्ट ऑफ टीचिंग है उसकी तैयारी तो हो ही रही है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने हिसाब से वो सारा वीडियो देख सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।